फ्लूइड वाले में पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म फ्लूइड। फिर पूछा दोनों लिक्विड और गैसेज फ्लूइड होते हैं तो उनमें मेन डिफरेंस किस बात का है। तो प्यारे बच्चों, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने खुद के वेट की वजह से फ्लो कर सकता है, जो खुद के वेट की वजह से क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। उसको क्या बोला जाता है बच्चों, फ्लूइड बोलते हैं। पीछे वो थोड़ा पर्दा वो कर दे बस, थैंक यू। अगली बात आई, अब जब फ्लूइड में दोनों ही एग्जांपल पूछ ले तो ऑल गैसेज एंड लिक्विड आर ए फ्लूइड। मेन डिफरेंस क्या, अगर आपसे ये बात की जाए तो प्यारे बच्चों मेन डिफरेंस ये है कि जो लिक्विड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है, गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। तो कोई कहे कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड, तो क्या कह दोगे, विच कैन फ्लो। जो क्या कर सकता हो, फ्लो कर सकता हो, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज कर दोगे, फ्लूइड। और आपसे डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस क्या बताओगे, लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, फिक्स वॉल्यूम है। वहीं पे गैसेस की बात करें तो गैस कंप्रेसिबल होती है और वॉल्यूम इज नॉट ए फिक्स्ड। अरे समझ आया कि ना। अगले प्रश्न पे हमसे बात की गई है कि डिफाइन थ्रस्ट। क्या, मैं भेज दूंगा यूं की पीडीएफ, घर जाके रिवाइज करोगे तो उसमें हेल्प हो जाएगी, लिख लिख के देख लोगे, फिर अभी सीख लो। डिफाइन थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट और प्रेशर को क्या करना है, डिफाइन करना है। बच्चों अगर मैं बात करूं थ्रस्ट की, तो थ्रस्ट का मतलब वो फोर्स जो जिस सरफेस पे अप्लाई किया उसके परपेंडिकुलर एक्ट करता हो। क्या करता हो, उसके परपेंडिकुलर एक्ट करता हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, थ्रस्ट बोलोगे आप लोग। तो इट इज फोर्स अप्लाइड नॉर्मली टू ए सरफेस। नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई किया गया है। प्रेशर क्या है फिर, प्रेशर प्यारे बच्चों दैट इज थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट वही फोर्स हो गया और बाय एरिया। यूनिट की बात करें तो थ्रस्ट फोर्स ही है तो न्यूटन, और इसके लिए बात करें तो प्यारे बच्चों पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर स्केलर है कि वेक्टर, तो प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसके पीछे दो बात कह सकते हो। कितनी बात बोल सकते हो, दो। पहली बात तो क्या है, कहीं पे भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है ना, दैट ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, दैट ट्रांसमिट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अब इक्वली इन ऑल डायरेक्शन में फैला है तो इसका मतलब है स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद इट, और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन किसी के साथ एसोसिएट नहीं है तो वो वेक्टर है, नहीं होता है। तो पहली बात तो
दूसरी बात, प्रेशर फोर्स बाय एरिया नहीं होता है, थ्रस्ट बाय एरिया है। क्या है? थ्रस्ट बाय एरिया। तो फोर्स वेक्टर इटसेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द प्रेशर, बल्कि उसका एक कंपोनेंट इंक्लूड होता है। तो आप दूसरी बात है इसमें यह लिख सकते हो, इट इज द कंपोनेंट of force acting normally to the surface per unit area. The force vector itself is not included in pressure. इन दोनों वजह से ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। समझ आ गई सबको बात? तो इसका रीजन भी हो गया, इसका नेचर हो गया, इनके एसआई यूनिट्स होगी, और दोनों की क्या थी ये डेफिनेशन। हर बच्चे को क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? अगली बात सुनो, डिफाइन द टर्म डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, गिव देयर यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों, अगर हमसे पूछ लिया जाए डेंसिटी क्या है, तो वैसे तो बच्चा बच्चा जानता ही है, डेंसिटी इज ए मास एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम। इसके यूनिट की बात करें तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर रिलेटिव डेंसिटी आपसे पूछ लिया जाए, या इसकी जगह पे एक वर्ड हो सकता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या वर्ड हो सकता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस, और बता रखा है डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर वाली जहां मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। वैसे ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, 1 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऊपर मान लो किसी की डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी? 5। बस यूनिट हटा दो। क्या हटा दो? यूनिट हटा दो। याद रखोगे बात को? यूनिट्स की बात करें तो ये यूनिट लेस है, क्योंकि डेंसिटी की ही रेशो है, तो क्या है ये? यूनिट लेस। और इसकी यूनिट क्या थी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ आई या ना आई बात सबको? दूसरी बात पे चलें, स्टेट पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड। ऑफ होम इसकी ये लिख रखी है कि भाई पहली बात तो ये है, द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन एनक्लोज्ड लिक्विड। किसी कंटेनर में एक लिक्विड को रोक रखा है, एनक्लोज्ड है, उसके किसी एक पॉइंट पे क्या अप्लाई कर दो? प्रेशर। तो वो प्रेशर हर पॉइंट पे और हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वली ट्रांसमिट। दूसरी बात ये आई है कि लिक्विड में मान लो सेम ओरिजेंटल लेवल पे आप पॉइंट ले लो, ये तो सेम हाइट पे पॉइंट ले लिए, उन सब पॉइंट पे प्रेशर देखोगे तो प्रेशर क्या मिलेगा? सेम। हाँ, ऐसा तभी है जब लिक्विड किस में है? रेस्ट पे है। फ्लो कर रहा है तो पक्की सी बात है हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही जा रहा होगा, ओरिजेंटल पॉइंट भी बेसिंग हो। बस कैसा होना चाहिए? रेस्ट में है तो ओरिजेंटल लेवल पे जितने पॉइंट होंगे सब पे प्रेशर क्या मिलेगा? सेम। इसी वजह से जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है इसको लॉ ऑफ ट्रांसमिशन भी बोल देते हैं, कि जो प्रेशर अप्लाई किया था वो ट्रांसमिट कर दिया। क्या कर दिया? वो ट्रांसमिट कर दिया। समझ आ गई सबको बात? एक्सप्लेन हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या एक्सप्लेन करना है हमें? हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना, इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ की क्या है? ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, वेरी गुड, फोर्स मल्टीप्लायर।
इसको क्या बोल दिया जाता है बच्चों? फोर्स मल्टी। आप इनपुट थोड़ा दो, उसका कई गुना जाके आउटपुट फोर्स मिल जाएगा। तो इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। बाई चांस वैसे ऊपर वाली लाइन में बता दिया, इसका प्रिंसिपल पूछ लिया जाए तो पास्कल लॉ पे काम करती है कि भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो प्यारे बच्चों इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? पास्कल्स लॉ है प्यारे बच्चों। इस वर्किंग प्रिंसिपल इज पास्कल्स लॉ। अब वर्किंग कैसे चलती है वो सुन लो, विद डायग्राम बताने की कोशिश करते हैं। इसमें आप 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब लेनी होती है। एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रखना है, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ज्यादा टाइम से रखना है आपको। इसमें एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डाल दीजिए। ये फ्लूइड डाल दिया इसमें। पिस्टन लगे होंगे, यहां एक पिस्टन अप्लाई कर लगा रखा है। यहां हैवी लोड को उठाने के लिए मान लो गाड़ी उठानी है, ये रहेगा। इस साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सिलेंडर ए कह दो, इसको सिलेंडर बी कह दो। ए साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या सिलेंडर C1 और C2 कह दो। मान लो A1 है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर C2 वो मान लो A2 है, वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। तो नाउ ए स्मॉल फोर्स, स्मॉल f ही मान लो, is applied on C1, on piston of C1. So pressure is कितने के बराबर आएगा? F by A1। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ same pressure will be transmitted to cylinder C2। so P is equal to, मान लो वहां फोर्स क्या आया? F, कैपिटल F। तो यहां से अगर एक बात सोचो, दोनों प्रेशर क्या है? बराबर है। तो F बाई A2 किसके बराबर होगा? F बाई A1। यहां से मैं कैपिटल F निकालूं तो क्या आया? A2 इंटू A2 बाई A1 और साथ में क्या है? F। एज A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, सो दिस इंप्लाई दैट F इज वेरी वेरी ग्रेटर देन F। अरे हाँ या ना? समझ आई बात ये? तो ये आपका किसके बारे में है? अबाउट हाइड्रोलिक लिफ्ट। अरे समझ आया या ना?
हो जाएगा कि ना? नेक्स्ट देखो, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। एक लिक्विड कॉलम के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ वो क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। मान लो ये कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में आपने लिक्विड डाल लिया बच्चों, और आपको यहां देखना हो कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। मान लो ये हाइट कितनी है, h, और लिक्विड जो इसके अंदर लेके चल रहे हो मान लो उसकी डेंसिटी क्या है, रो। तो भाई नीचे प्रेशर कितना लगेगा, प्रेशर होगा फोर्स बाय एरिया, और फोर्स किसके बराबर आएगा, वेट ऑफ लिक्विड। अरे क्या आएगा, वेट ऑफ लिक्विड। वेट ऑफ लिक्विड क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास किसके बराबर आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू में जी। अब वॉल्यूम किसके बराबर आएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। तो डेंसिटी कितनी लेके चले थे, रो, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट, और साथ में जी रख दो ऊपर फार्मूले में। साइल ऊपर फार्मूले में रखोगे तो प्रेशर किसके बराबर आया, P इक्वल्स टू F, ये था F बाय ए, रो ए एच जी बाय ए से ए गया, रो जी एच। कितना आया प्रेशर, रो जी एच। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम। समझ आ गया सबको? पक्की बात है। अगली बात सुनो प्यारे बच्चों, डिस्क्राइब मरकरी बैरोमीटर फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर आ जाए डिस्क्राइब टॉर्सली एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस आता है उसको बैरोमीटर कहते हैं, और किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस है उसका प्रेशर मेजर करना होना तो उसको मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मैनोमीटर कहते हैं। तो हमें यहाँ किसको एक्सप्लेन करना है, बैरोमीटर को। तो प्यारे बच्चों उसके लिए आपको करना क्या, ये टॉर्सली ने सबसे पहले हमें सिखाया था। तो आपको एक कंटेनर ले लेना, इसको मरकरी डाल दो, इसमें क्या डाल दो, इसमें मरकरी। तो आपने इसको भर दिया मरकरी से। अब एक ट्यूब लो, क्या लो, एक ट्यूब। ये एक ट्यूब ले ली, इसमें 100 सेंटीमीटर तक मरकरी भर लो। कितने तक है, 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर की ले लो, पूरी भर लो, बात ये होगी। तो इसमें डाल दिया मरकरी, ऊपर हाथ रखो, लिक्विड कंटेनर में ले जाओ और इन्वर्टेड सिचुएशन में इसमें निपटा दो इसको। तो क्या देखा गया, कि भाई ऊपर ना कुछ अमाउंट में स्पेस क्रिएट हो गया, कुछ मरकरी बाहर निकल गया इसमें से, और ऊपर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। इस वैक्यूम को तो नाम दे दिया जाता है, दिस इज परफेक्ट वैक्यूम, टॉर्सली वैक्यूम। क्या बोल देते हैं इसको, टॉर्सली इज वैक्यूम। और ये जो ऊपर हाइट बची ना, ये आई 76 सेंटीमीटर की। किसकी आई, 76 सेंटीमीटर की। ये सारा आपको वहां अंग्रेजी में लिखनी है ये बात। अब अगली बात, 2 पॉइंट देखो, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम ओरिजेंटल लेवल पे हैं। तो अभी पास्कल लॉ में एक बात सुनी थी, सेम ओरिजेंटल लेवल पे हैं तो प्रेशर क्या होगा, सेम।
तो जितना प्रेशर ए पे उतना प्रेशर है बी पे। ए पे प्रेशर किसकी वजह से है? एटमॉस्फेयर की वजह से, तो पी नोट नाम रख दिया उसका। बी पे प्रेशर किसकी वजह से है? मरकरी की वजह से, मतलब एक लिक्विड कॉलम की वजह से। और लिक्विड कॉलम का प्रेशर क्या होता है? एच रो जी। क्या होता है? एच रो जी। तो यहां से एक बात क्लियर हुई कि भाई पी नोट किसके बराबर आया? एच रो जी। एच कितना है? 76 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में बदल लियो, आपकी मर्जी है। और डेंसिटी की बात करें तो जो मरकरी लेके चलोगे उसकी डेंसिटी फिक्स होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी किस में बदल लियो? एसआई में बदल लियो, तो 10 की पावर 3 लग जाती है साथ में। जी की वैल्यू 9.8। ये सारी वैल्यू जब पुट कर दोगे ना तो आपके पास नियरली वैल्यू आती है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये क्या आया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी वजह से कई बार ना उसकी प्रेशर की यूनिट mm ऑफ एच जी, सेंटीमीटर ऑफ एच जी ऐसा लिखा जाता है, बस वो कंपैरिजन के हिसाब से। किसके हिसाब से? कंपैरिजन। आप ये भी कह सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी होता है। आप ये भी कह सकते हो, इसको सेंटीमीटर को mm में बदलोगे तो 760 बन गया, 760 mm ऑफ एच जी। ये वैल्यू इतनी होती है। हो जाएगा या ना? सबको समझ आई बात? किसके बारे में था ये? अबाउट ए मरकरी बैरोमीटर। तो क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट इज विस्कोसिटी, एक्सप्लेन द कोज ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है पहले तो ये डिफाइन करना है, उसके बाद हमें इसका कारण समझाना है कि कारण क्या है। तो बच्चों अगर हम विस्कोसिटी की बात करें ना कि विस्कोसिटी है क्या, तो विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड due to which different layers of fluid opposes their relative motion। लिक्विड जब मूव करता है ना तो उसकी अलग अलग लेयर एक दूसरे के मोशन को अपोज करती है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रख दिया गया? विस्कोसिटी। अब आपसे पूछ लिया कि विस्कोसिटी का कारण क्या है, तो अगर इसके हम कोज पे चले तो मान लो ये अपना लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये एक फिक्स्ड सरफेस है। इस फिक्स्ड सरफेस पे लिक्विड मूव कर रहा है। उसके पास फोन कर देना, पूरे वाले के पास। ये इसकी लिक्विड की अलग अलग लेयर हैं जो मूव कर रही हैं। तो इन लेयर की ना सबकी स्पीड अलग अलग मिलेगी। इसकी स्पीड मान लो v है, तो इससे ऊपर वाली v प्लस dv से जा रही होगी, कुछ ज्यादा स्पीड से मूव कर रही होगी। तो फिक्स्ड सरफेस से ऊपर जाते जाओगे ना तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ती जाएगी। तो जो फास्ट मूविंग लेयर है ना वो स्लो वाली को एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगी, इससे स्लो वाली फास्ट वाले के मोशन को अपोज करेगी। उसकी वजह से एक ड्रैगिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। और वो किसका कारण बनता है? फिर विस्कोसिटी का। वो किसका कारण बनता है? विस्कोसिटी का। तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड मूव्स विद डिफरेंट स्पीड। फास्ट मूविंग लेयर tries to accelerate
the slow moving layer, due to which a dragging viscous force develops, which is responsible for viscosity. फास्ट मूविंग लेयर ट्राइज टू एक्सेलरेट द स्लो मूविंग लेयर, उस वजह से एक ड्रैगिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए विस्कोसिटी। अरे समझ आया या ना आई बात ही? तो एक लाइन में पूछेगी व्हाट इज द कॉज ऑफ विस्कोसिटी, तो आप कह दोगे विस्कस फोर्स। क्या इसका कारण है? विस्कस फोर्स। अब आया किस वजह से? इस वजह से आया है। समझ आई या ना आई बात? अगली बात पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यूजिंग इट डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट और डायमेंशन बतानी है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने क्या कहा? अभी मैंने एक बात समझाई थी कि जो लिक्विड की अलग अलग लेयर है ना, उनकी स्पीड अलग अलग होती है। जो लेयर जितनी नीचे कांटेक्ट में है उसकी स्पीड कम होती है, ऊपर जाते जाओगे तो स्पीड क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाती है। तो मैं कोई दो लेयर मान लेता हूं, कंसीडर कर लो कोई दो लेयर। एक लेयर ये ले ली और मान लो बच्चों एक लेयर ये ले ली। ये दो लेयर हैं, इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ मैंने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। मान लो इसकी स्पीड v है, तो हमें पता है इसकी स्पीड क्या मिलेगी? v प्लस dv। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, मान लो दूरी कितनी है? dx। इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? a। तो न्यूटन ने कहा इन दोनों के बीच में जो विस्कस फोर्स है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहली बात। दूसरी बात बताई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। इनका कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? और dv बाई dx मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट। dv बाई dx क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों को कंबाइन करोगे तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया a dv बाई dx। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट आता है माइनस इट्टा a dv बाई dx। dv वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, कि डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज आने लग रहा है। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसमें जो आपके पास नेगेटिव साइन आया है, ये नेगेटिव साइन शो करता है कि विस्कस फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ना फ्लूइड का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि जो विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब इस इट्टा की बात कर लेते हैं। यहां जो इट्टा आया, दिस इट्टा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब एक बात देखो, इसकी डेफिनेशन बनाने चले तो इट्टा को आप f बोल सकते हो। इट्टा को क्या बोल सकते हो? f। लेकिन कब? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट हो और dv बाई dx भी क्या हो? यूनिट। एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और dv बाई dx भी यूनिट। वेलोसिटी इसकी अगर यूनिट बनाने चलो तो पर सेकंड बनती है इसकी यूनिट। क्या होती है इसकी यूनिट? है पर सेकंड। तो देखो अब डेफिनेशन क्या आई इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। यहां से देखो सीधी सी बात है, ये तो डायरेक्शन के लिए था, इसको तो मैंने हटाया। तो इट्टा f के बराबर होगा a भी 1 हो जाए और dv बाई dx भी 1 हो जाए। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द विस्कस फोर्स, दैट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। टू मेंटेन
unit velocity gradient between the two layers having unit area of cross section, having unit area of a cross section. तो what is coefficient of viscosity? तो it is force required to maintain unit velocity gradient between two layers having unit area, इसको बोल देंगे having unit area base. तो ये आया बच्चों। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो डेकापोइज होती है बच्चों, और CGS यूनिट की बात करें तो वो पोइज होती है। डेकापोइज और एक पोइज। पोइज की जगह पे पोइज ली यूनिट भी यूज की जा सकती है। शायद सिंगल यू आएगा, POISEUILLE। डेकापोइज या फिर पोइजली। डायमेंशन इसकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसकी डायमेंशन M1 L-1 T-1 है प्यारे बच्चों, आप खुद भी बना सकते हो। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन, उसकी यूनिट एंड डायमेंशन। चले आगे। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जिस साइड वो लेयर्स का मोशन है ना, विस्कस फोर्स उसके अपोजिट साइड है। नेगेटिव साइन शोज दैट द विस्कस फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फ्लूइड। क्लियर है? कुछ लिख रहे हो? नेक्स्ट देखो क्या है। हाउ डज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड विस्कोसिटी ऑफ गैस वेरी विद टेम्परेचर? कि टेम्परेचर को चेंज करने से, देखो बच्चों, लिक्विड के केस में टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ज्यादा मूव करेंगे। ज्यादा मूव किए हैं, इसका मतलब विस्कोसिटी क्या होगी? डिक्रीज। विस्कोसिटी क्या होगी? डिक्रीज। गैस के केस में उल्टा है, टेम्परेचर के बढ़ाने से उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। क्या इंक्रीज हो जाता है? उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन। वो डिफ्यूज एक दूसरे के अंदर मिक्स होना वो बढ़ जाएगा। उस जितना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा मतलब मोशन मुश्किल, तो उसमें विस्कोसिटी बढ़ती है। तो ये ध्यान रहे ये बात कि टेम्परेचर के बढ़ाने से लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, गैस की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। इसमें डिक्रीज आएगा और इसमें इंक्रीज आएगा। किस वजह से? इसमें काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से, इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन के इंक्रीज होने की वजह से। क्लियर है ये भी? नेक्स्ट सुनो। अगले में आया स्टोक्स लॉ, बताओ क्या है, और डायमेंशंस के मेथड की हेल्प से उसको हमें ड्राइव करना है। क्या करना? उसको हमें ड्राइव करना है। तो बच्चों जो स्टोक्स लॉ है ना, इसने एक स्फेरिकल बॉडी जब एक विस्कस मीडियम में से गिर रही हो ना, उसके ऊपर कितना विस्कस फोर्स लगेगा उसके बारे में बताया था। और उसने बताया था द विस्कस फोर्स ऑन ए स्फेरिकल बॉडी
falling in viscous medium is given by F is equal to 6 pi eta RV। ये था वो फार्मूला। इसका डिडक्शन, इसको डिड्यूस करें डायमेंशन की हेल्प से तो 3 फैक्टर होगी। कोई कांस्टेंट आया के, इटा की पावर ए, आर की पावर बी और वेलोसिटी की पावर है सी। ए बी सी फाइंड आउट कर लो, चारों की डायमेंशन रखे। के कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमें ऊपर से पता भी है, क्या रख देंगे फाइनली 6 पाई। तो देखो इसको ड्राइव करें तो फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2, के तो डायमेंशन लेस है। इट्टा अभी बताया था m1 l-1 t-1, इसकी डायमेंशन a, रेडियस की डायमेंशन l1, वेलोसिटी की डायमेंशन l1 t-1। सेम बेस वाले एक जगह कर लो इस साइड। m ढूंढोगे तो सिर्फ यहां था m a, l ढूंढोगे तो माइनस का a प्लस का b और प्लस का c, t ढूंढोगे तो माइनस का a और माइनस का c, और इस साइड है m1 l1 t-2। इक्वेट करवा दो, a कितना आ गया 1, माइनस a प्लस b प्लस c आएगा 1, और ऐसे ही माइनस a माइनस c आएगा -2। a की वैल्यू पुट कर दोगे तो c भी आ जाएगा 1 और b भी आ जाएगा 1। तीनों की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी पुट करने के बाद। तो तीनों की वैल्यू 1 आएगी तो f हो गया, k की जगह क्या आया 6 पाई, इटा a की जगह 1, b की जगह 1 और इसकी जगह। ये इसका प्रूफ तो नहीं है, डिडक्शन है, डिड्यूस कर लिया इसको। अरे समझ आया क्या करना है, डायमेंशंस की हेल्प से स्टोक्स लॉ को वेरीफाई करना था। तो ये इसका वेरिफिकेशन हो गया कि भाई हाँ देखा आ गया इतने के बराबर। अरे क्लियर है कि ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। अब प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है, तो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी विस्कस मीडियम से आ रही हो तो इनिशियली तो उसकी स्पीड बढ़ती है, इनिशियली उसकी स्पीड क्या होती है बढ़ती है। एक स्टेज के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट एंड मैक्सिमम हो जाती है। दैट कांस्टेंट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ऐसा हुआ क्यों, ये बॉडी है मान लो, ये इसकी स्पीड विस्कस मीडियम में से गिरना शुरू करेगी। तो एक बात सोचो, थोड़ा दिमाग लगाने की बात है कि इस पे नीचे क्या एक्ट कर रहा होगा, इसका वेट। ये एक विस्कस मीडियम में है तो विस्कस मीडियम में तो इसके ऊपर क्या एक्ट करेगा, विस्कस फोर्स। जिस साइड मूव कर रही है उसके अपोजिट साइड में क्या लगेगा, विस्कस फोर्स। ये एक विस्कस मीडियम में है, मतलब कोई एयर है या कोई लिक्विड है तो इसने उसको डिस्प्लेस करवा के तो अपनी जगह बनाई होगी। और जब एक बॉडी किसी फ्लूइड को डिस्प्लेस करवाती है तो उसके ऊपर अप थ्रस्ट लगता है। क्या लगता है उसके ऊपर, एक अप थ्रस्ट। तो इसका मतलब इसके ऊपर की साइड क्या लगा होगा, बॉइंट फोर्स या अप थ्रस्ट लगा होगा। तो शुरुआत में क्या है, देखो अप थ्रस्ट और वेट तो होते हैं फिक्स। वेट कितने के बराबर होता है, mg। मान लो बॉडी की डेंसिटी है रो। पहले तो एक बार मैं डेफिनेशन चलने से पहले फिर करते हैं बात। तो पहले वेट ज्यादा होता है, किससे, इन दोनों के जोड़ से। तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है तो स्पीड बढ़ेगी। जैसे ही स्पीड बढ़ेगी तो अभी पढ़ा था विस्कस फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विस्कस फोर्स वेलोसिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड को बैलेंस कर लेगा, बैलेंस कर लेगा तो अब बॉडी की वेलोसिटी बढ़नी बंद हो जाएगी, अब वो कांस्टेंट हो जाएगी, नेट फोर्स 0 हो गया। उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इट इज कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी attained by a freely falling body in viscous medium। अब इसके प्रूफ पे चलते हैं, डेरिवेशन, एक्सप्रेशन। प्रूफ तो क्या है, एक्सप्रेशन।
अगर इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो बॉडी का मान लो रो है डेंसिटी ऑफ बॉडी और सिग्मा है डेंसिटी ऑफ विस्कस मीडियम। आर है रेडियस ऑफ बॉडी और इटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। तो प्यारे बच्चों अब वेट क्या होगा mg और मास क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और साथ में है दिस। अब थ्रस्ट होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा, लिक्विड या जो भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी और जितनी वॉल्यूम बॉडी की है उतना ही तो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड या डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की वॉल्यूम है बॉडी की वॉल्यूम इनटू जी। और F विस्कस फोर्स कितना होता है 6 पाई इटा आर वी। और ये वेलोसिटी जो है इसको बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, तो VT से दर्शा दिया। तब W इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डाउनवर्ड फोर्स बराबर होगा इन दोनों के जोड़ के। यहां से F को क्या लिख सकते हो W माइनस U। अब F की वैल्यू कितनी थी अपने पास 6 पाई इटा आर वी टी टर्मिनल वेलोसिटी। वेट और U की वैल्यू रखोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब और G ये तो कॉमन आ गए 4/3 पाई आर क्यूब और G। ब्रैकेट में रह गया रो माइनस सिग्मा। क्या रह गया रो माइनस सिग्मा। पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल। एक आर से एक आर भी क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएंगी पावर यहां। अब यहां से ले आओ 6 को डिवाइड में ले आओ तो VT आ गया, ये आएगा तो 18 2/9 साथ में है आर स्क्वायर साथ में है G डिवाइड में आ गया इटा रो माइनस सिग्मा। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। क्या है ये टर्मिनल वेलोसिटी। एक क्वेश्चन इसके साथ कई बार पूछ लिया जाता है कि एयर बबल वाई एयर बबल सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी देखते होगे राइजेज अपवर्ड। आप हवा में छोड़ो तो एयर बबल ऊपर जाता है, कोई और बॉडी को छोड़ो तो वो नीचे आती है। तो पूछ लेगी ऐसा क्यों है। तो बच्चों एयर बबल ऊपर की साइड राइज इसलिए करता है क्योंकि एयर बबल में एयर की डेंसिटी मतलब सिग्मा कम होता है किसके कंपैरिजन में रो। मतलब वो जो मतलब कोक ले रखी है, कोक में जो कोक होगी वो जो अंदर जो भी ठंडा है वो, और उसमें एयर बबल, तो कौन ज्यादा है मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है। किसकी डेंसिटी ज्यादा है मीडियम की। बॉडी की डेंसिटी मतलब बबल की डेंसिटी क्या है कम। तो इसमें जब कम में से ज्यादा चीज घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा नेगेटिव। तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड की बजाय किधर जाएगा वो अपवर्ड जाएगा। तो इन केस ऑफ एयर बबल द डेंसिटी ऑफ एयर बबल इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, हेंस द टर्मिनल वेलोसिटी इज नेगेटिव। इट मींस इट मूव अपवर्ड। किधर जाएगा वो ऊपर की साइड जाएगा। इसके साथ एक ग्राफ पूछ लेते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे बढ़ती है, ग्राफिकली दर्शाना है। तो सीधा सा ये ग्राफ बनता है, शुरुआत में बढ़ती है उसके बाद क्या हो जाती है कांस्टेंट। तो दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। उम्मीद करो समझ आए हैं सारी बातें। अरे कर लो एक ना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको ये वाला फार्मूला बताना है जिसको हम P फार्मूला बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं P फार्मूला। पढ़ोगे तो क्या है पॉइजली फॉर्मूला, और डायमेंशंस की हेल्प से इसको क्या करना है ड्राइव। तो प्यारे बच्चों जो पॉइजली फॉर्मूला है दिस गिव्स अबाउट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड कि पर सेकंड किसी पाइप में से कितना लिक्विड बाहर आने लग रहा है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट है पर सेकंड। क्या उसे दर्शा दिया वॉल्यूम फ्लोइंग आउट है पर सेकंड। ये वो फार्मूला है। यहां पे है क्या क्या वो डिपेंड करता है किस किस फैक्टर पे, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है बच्चों।
पहला फैक्टर डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे, उसकी पावर लिख दी A। दूसरा फैक्टर उस पाइप की रेडियस पे, उसकी पावर लिख दी B। और तीसरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसकी पावर लिख दी C। ध्यान रहे, अभी पीछे भी किया था एक टॉपिक जहां हमने स्टोक्स लॉ को ड्राइव किया था डायमेंशंस की हेल्प से। दूसरा आता है पॉइजली फॉर्मूला, जिसको हम डायमेंशंस की हेल्प से सोल्व करते हैं। तीसरा फार्मूला अपने पास आता है क्रिटिकल वेलोसिटी का, उसको भी डायमेंशंस की हेल्प से सोल्व करते हैं। तो ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिनको डायमेंशंस की हेल्प से ड्राइव किया जाता है। कौन कौन सा? एक तो स्टोक्स लॉ, दूसरा पॉइजली फॉर्मूला, और तीसरे पे आएगा क्रिटिकल वेलोसिटी। किसकी हेल्प से ड्राइव करते हैं इनको? डायमेंशंस की हेल्प से। तो तीन फैक्टर हैं, देखने में क्वांटिटी चार है, बट P बाय L को प्रेशर ग्रेडियंट बोल देते हैं। P बाय L को क्या बोल देते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। अब डायमेंशंस की हेल्प से ड्राइव कैसे करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कोई कांस्टेंट आया K। P बाय L की पावर क्या है? A, R की पावर B और इटा की पावर C। डायमेंशन से लिख दो तीनों की, चारों की साइड क्या है? क्या हुआ? वॉल्यूम पर सेकंड। वॉल्यूम पर सेकंड है तो वॉल्यूम है तो L3 और पर सेकंड है तो T-1। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो ये तो हटा, जिसकी वैल्यू बाद में यहां फार्मूले से ही क्लियर है, क्या लिख देंगे? I/8। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन होती है M1 L-2 T-2। तो M1 L-2 T-2 कितनी पावर है? A। R रेडियस L1, इसकी पावर क्या है? B। इटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को बच्चा बच्चा जानता है, M1 L-1 T-1, इसकी पावर क्या है? C। अब बेस सेम वाली क्वांटिटी एक जगह रख लो, बाकी को एक जगह रख लो। यहां M नहीं था तो उसको 0 लिख लो, L3 T-1, M A और वहां से C, L-2A प्लस का B और माइनस का C। T की बात करें तो -2A और -C, ये आया। दोनों साइड क्या करवा लो? कंपेयर करवाओ। कंपेयर करवाया तो क्या आया बच्चों अपने पास से? A प्लस C तो 0 आया, और -2A प्लस B माइनस C कितना आया? 3, और -2A माइनस C कितना आया? -1। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से क्या निकाल लो? A, B, C। जब आप निकालोगे तो पता चलेगा A आएगा 1, B आएगा 4 और C आएगा -1। A आएगा 1, B आएगा 4 और C आएगा -1। वो आपको खुद करना है, मैंने ये स्टेप छोड़ दिया है। तो Q क्या बन गया? Q इक्वल्स टू K की जगह है π/8। अब P बाय L की पावर है A आया 1 तो P बाय L की पावर 1। B है 4 तो R की पावर क्या हो गया? 4, और C है -1, इटा की पावर -1 है तो उसको डिवाइड में लिख दो। दिस इज पॉइजली फॉर्मूला। समझ आ गया सब बच्चे को? अरे क्लियर है? अगला पार्ट देखें। अगले में हमसे डिफाइन करवाया गया है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, स्ट्रीमलाइन क्या है, लेमिनार फ्लो क्या है और टर्बुलेंट फ्लो क्या है। तो प्यारे बच्चों, स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब है कि आपका लिक्विड कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लिक्विड के सब पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है और वो उसी पाथ को फॉलो करेंगे जो उसको प्रीसीडर पार्टिकल ने फॉलो किया था। इस टाइप का मोशन हो, इस टाइप का फ्लो तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? जरा देखो। तो ये है बच्चों डेफिनेशन। व्हेन ए लिक्विड फ्लोज सच दैट ईच पार्टिकल ऑफ द लिक्विड पासिंग ए गिवन पॉइंट से जो भी आपके लिक्विड का पार्टिकल जा रहा है, मूव अलोंग द सेम पाथ, वो सेम पाथ से जाएगा एंड विद द सेम वेलोसिटी से, जैसा कौन गया था? प्रीडिसर पार्टिकल गया था, मतलब पहले वाला पार्टिकल गया था। इस टाइप का फ्लो को क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। यहीं से एक डेफिनेशन आई कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन फ्लो तो ये हो गया डेफिनेशन अब किसकी? कि स्ट्रीमलाइन क्या चीज है। तो बच्चों अगर मैं स्ट्रीमलाइन की बात करूं तो जो ये पाथ फॉलो करता है ना, उस पाथ को क्या बोला जाता है? स्ट्रीमलाइन।
और उस पाथ की एक प्रॉपर्टी है कि उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो ना, तो टेंजेंट उस पॉइंट पे फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा, फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। तो स्ट्रीम लाइन को डिफाइन कर सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज अ पाथ टेंजेंट टू विच gives the direction of fluid flow at that point। इसकी दो प्रॉपर्टी याद रखना, दो स्ट्रीमलाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर स्ट्रीमलाइन क्राउडेड हो तो समझ लेना वहां फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा है, दूर दूर हो तो फ्लूइड की वेलोसिटी कम है। अब प्रॉपर्टी में ये पॉइंट भी जोड़ सकते हो, टेंजेंट टू स्ट्रीमलाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ ए फ्लूइड फ्लो एट दैट पॉइंट। बट इसको डेफिनेशन में काउंट कर लो और दो क्या लिख दो उसकी प्रॉपर्टी अगर पूछी जाए तो। पहली प्रॉपर्टी, दो स्ट्रीमलाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, स्ट्रीमलाइन क्राउडेड हो तो वेलोसिटी ज्यादा होती है, स्ट्रीमलाइन दूर दूर हो तो वेलोसिटी कम होती है। उसके बाद आया लेमिनार फ्लो क्या है, उसके बाद किसकी डेफिनेशन है, लेमिनार फ्लो की। तो सुनो बच्चों, लेमिनार फ्लो का क्या मतलब है। लेमिनार फ्लो का मतलब है कि है तो वही स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, बट लेयर्स की फॉर्म में जा रहा है लिक्विड, डिफरेंट लेयर्स विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ क्या नहीं होती है, मिक्स नहीं होती है। तो अगर लेमिनार फ्लो की बात करें तो इन ए स्टेडी फ्लो लिक्विड फ्लोज in form of layers of different velocity which do not mix with each other, जो एक दूसरे के साथ क्या नहीं होती, मिक्स नहीं होती है, उसको कौन सा फ्लो बोला जाता है, लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो के दौरान पार्टिकल की वेलोसिटी एक सर्टेन वेलोसिटी से कम होती है, जिसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, इज लेस देन ए क्रिटिकल वेलोसिटी। अरे समझ आ गई क्या बात, वो है लेमिनार फ्लो। एक आया फिर ट्रबलेंट फ्लो, जब फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए और वो रैंडमली मूव करने लग जाए, जिग जैग, तो समझ लेना वो कैसा मोशन आ, कैसा फ्लो आ गया, ट्रबलेंट फ्लो। वेलोसिटी उस लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा होगी, दैट इज ट्रबलेंट फ्लो। और पाथ कैसा हो जाएगा उसका, जिग जैग। समझ आ गई सबको चारों डेफिनेशन कि भाई स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, स्ट्रीमलाइन क्या होता है, लेमिनार फ्लो क्या है, और एक क्या था आपके पास, ट्रबलेंट फ्लो। इन टाइप्स ऑफ फ्लो को डिटरमाइन करने के लिए एक छोटी सी चीज डिफाइन की जाती है, दैट इज क्या है वो, एक तो क्रिटिकल वेलोसिटी और एक रेनॉल्ड्स नंबर। एक क्रिटिकल वेलोसिटी और एक रेनॉल्ड्स नंबर। आपसे पूछ लिया जाए क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में कि क्या है भाई ये क्रिटिकल वेलोसिटी, तो बताया था कि ये लिमिटिंग वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो की, जहां तक आपका फ्लो कैसा रहता है, लेमिनार, उससे ज्यादा वेलोसिटी हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, ट्रबलेंट। क्या बन जाएगा वो, ट्रबलेंट। और इसकी वेलोसिटी निकालने का मतलब ये फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करती है क्रिटिकल वेलोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, मतलब नेचर ऑफ लिक्विड पे। दूसरी बात रो आया, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और तीसरी बात है डायमीटर ऑफ द पाइप। इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट है कोई के। इसको ड्राइव करने के लिए आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, डायमेंशंस का यूज करना है। किसका यूज करना है, डायमेंशंस का। कितने फैक्टर लेके चलोगे इसके लिए, वही 3 फैक्टर लेके चलोगे। जब ड्राइव करने चलोगे तो क्या लेंगे, VC इज इक्वल टू K इटा की पावर A, रो की पावर B, D की पावर C। सबकी डायमेंशन, जब K तो डायमेंशन लेस है, वेलोसिटी का पता, इटा का पता, रो का पता, D का पता। सोल्व करने पे A आएगा -1, सॉरी A आएगा 1,
और बी और सी दोनों आएंगे -1। आपका आंसर आ जाएगा वहां से। अरे समझ आई बात यहां तक की? इसका डेरिवेशन आप लोगों पे छोड़ दिया है। फैक्टर अफेक्टिंग बता दिया, कितने फैक्टर हैं ये? 3। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और एक डायमीटर ऑफ पाइप। डायमीटर ऑफ ए पाइप। क्लियर है सब बच्चे को? उसके बाद अगला टॉपिक आता है बच्चों अपने पास, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय रेनॉल्ड्स नंबर और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो रेनॉल्ड्स नंबर ना एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस नंबर है जो डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ लिक्विड फ्लो थ्रू ए पाइप, कि पाइप में से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका नेचर क्या है। वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है कि टर्बुलेंट फ्लो है या फिर वो अनस्टेबल है, मतलब चेंजिंग फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2000 से कम आ जाए तो वो फ्लो लेमिनार या स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो होता है, और अगर यही वैल्यू 3000 से ज्यादा हो जाए तो वो फ्लो कैसा होगा? टर्बुलेंट। और अगर ये वैल्यू 2000 और 3000 के बीच में लाई करती है तो फ्लो अनस्टेबल होता है। आइदर इट इज चेंजिंग फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट और फ्रॉम टर्बुलेंट टू लेमिनार। ये इसका फॉर्मूला है, डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर और एक कोफिशिएंट ऑफ ए विस्कोसिटी। इसके प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है सबको ये बात? दिस इज अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर। एक बार बार एक वर्ड आएगा कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। क्या आएगा एक बार बार वर्ड? आइडियल फ्लूइड क्या है। तो प्यारे बच्चों, जिस फ्लूइड के पास ये 4 प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलोगे यहाँ पे? आइडियल फ्लूइड। क्या है वो प्रॉपर्टी? नॉन विस्कस होना चाहिए, विस्कस फोर्स 0 हो उसके डिफरेंट पार्टिकल्स या लेयर्स के बीच में, इनकंप्रेसिबल, उसकी डेंसिटी हर जगह सेम मिले आपको, डेंसिटी में किसी प्रकार का फ्लो के साथ वेरिएशन ना आए, उसका जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो आपको पता है, स्टेडी फ्लो, लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ही बात है। वो फ्लो कैसा हो? इरोटेशनल, उसके पास कुछ भी रोटेशनल इफेक्ट, एंगुलर मोमेंटम नहीं होनी चाहिए। अगर ये 4 प्रॉपर्टी जिस फ्लूइड के पास है तो उस फ्लूइड को कौन सा फ्लूइड बोल दिया जाता है? दैट इज आइडियल फ्लूइड। याद रखोगे इस बात को। आइडियल फ्लूइड की कितनी प्रॉपर्टी है? 4 प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपके पास है बच्चों स्टेट एंड ड्राइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बतानी है और उसको साथ के साथ क्या करना है? ड्राइव करना है। यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है क्या है? तो सुनोगे भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या रहेगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है तो ये कि A1 V1 किसके बराबर होगा? A2 V2, या किसी भी ओरिजेंटल पाइप में से एरिया और वेलोसिटी की गुणा क्या रहेगी? कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी पाइप में जितना मास पर सेकंड एंटर करेगा ना उतना ही मास पर सेकंड बाहर जाएगा। मान लो ये पाइप है, इस पाइप में स्मॉल टाइम टी में कितना लिक्विड आया होगा? मान लो लिक्विड ने ये डिस्टेंस कवर की होगी, दिस टी टाइम में ये डिस्टेंस तक आया हो। मान लो ये डिस्टेंस कितनी है? x। यहां स्पीड मान लो लिक्विड की कितनी थी? v1। तो v1 इंटू टी, कितनी वॉल्यूम एंटर होगी या मास कितना एंटर हो गया होगा? तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जरा ध्यान देना, मास का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। और डेंसिटी तो यूं का यूं, वॉल्यूम होगी एरिया इंटू डिस्टेंस। मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? a, रो a। डिस्टेंस किसके बराबर है? स्पीड इंटू टाइम। ये हो गया एक तरीके से मास। ठीक हुई बात? तो मास पर सेकंड अब आएगा कितना? मास पर सेकंड एंटर हो जाएगा रो। मान लो यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A1। अब यहां A1, यहां A2, स्पीड V1, यहां स्पीड V2। लिक्विड इनकंप्रेसिबल है तो इसका मतलब वहां सिचुएशन में डेंसिटी सेम आनी है, दोनों जगह डेंसिटी क्या आनी है? सेम। तो टी टाइम में जो मास एंटर हुआ रो A1 V1 साथ में टी, जो बाहर गया रो A2 V2 टी। रो टी से रोटी गया, अरे रोटी से रोटी गई, क्या आया? A1 V1 बराबर है A2 V2। तो एरिया इंटू वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। एरिया इंटू वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से 3 बातों का जवाब दिया जा सकता है कि एक पाइप को अगर आगे से प्रेस कर दिया जाता है तो जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो वेलोसिटी ज्यादा। दूसरी बात इससे बताई जाती है
डीप वाटर रन्स स्लो, डीप वाटर रन्स स्लो, कि जो गहरा पानी है, ज्यादा गहराई है, वो स्पीड कम होती है। कारण क्या है? गहरा पानी है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी कम होगी। जो एंड पंप होता है, क्या बोलोगे एंड पंप को इंग्लिश में? एंड पंप ही होता है। एक टैप से, किसे के टैप से जो वाटर फॉल कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा? वाटरफॉल स्टडी स्टेट होनी चाहिए, मतलब फ्लो की स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसका जो नेक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, नेक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाता है। कारण क्या है बच्चों उसके डिक्रीज होने का? जहां मान लो ये पंप है, यहां से वाटर ने निकलना शुरू किया, तो वाटर यहां से अगर निकलना शुरू करेगा तो ऊपर वेलोसिटी होती है कम, शुरुआत में वेलोसिटी कम, लिक्विड नीचे आता जाएगा तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया इनटू वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी डाउन नीचे आता है v इक्वल्स टू √2gh, h बढ़ता जाता है, तो v बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, स्लो चल रहा हो तो ही, बहुत तेज चल रहा है तो इधर उधर पानी होगा, फिर टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? वो टर्बुलेंट फ्लो। तो ये सारे आंसर किससे के थ्रू आते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के थ्रू। समझ आई यहां तक की सारी बात? उसके बाद आता है अपने पास स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज प्रिंसिपल। स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बच्चों बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि फॉर आइडियल फ्लूइड, कैसे फ्लूइड के लिए? आइडियल फ्लूइड के लिए। आइडियल फ्लूइड में वो सारी बात आ गई कि वो नॉन विस्कस होना चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए। द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, द सम ऑफ ए प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम remains constant, remains a constant through each area of cross section, through each area of cross section. कि कंप्लीट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू इन तीनों का सम क्या मिलेगा? कांस्टेंट। सबको पता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है P, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ रो वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है रो जी एच। ये जोड़ क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट मिलेगा। ये जोड़ क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट। पर यूनिट वॉल्यूम ना भी कहता तो भी कांस्टेंट ही होता है, तो भी क्या होता है? वो कांस्टेंट ही चलता है। तो ये तो इसकी क्या है? स्टेटमेंट। अब सुनो इसका प्रूफ। क्या है इसका प्रूफ? अगर हम प्रूफ की बात करें बच्चों, दिस इज स्टेटमेंट। अंग्रेजी आप खुद लिख लेंगे उसकी। ये मान लो एक पाइप है, ज्यादा गुंडी बना दी, हटा देते हैं, अपने क्या रेट पैसे लगेंगे। ये मान लो एक पाइप है बच्चों, ये नीचे रेफरेंस लेवल है। क्या नीचे? रेफरेंस लेवल। ये मान लो H1 हाइट पे है, ये H2 हाइट पे है। यहां लिक्विड की वेलोसिटी मान लो V1 है और यहां लिक्विड की वेलोसिटी V2 है। यहां लिक्विड का प्रेशर P1 है और यहां मान लो प्रेशर क्या है? P2 है। क्या प्रेशर है? P2। तो भाई सुनो, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन ऑन लिक्विड एट, इस पॉइंट को कह दो, मान लो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट क्या कह दो? B। एट A एंड B, नेट वर्क डन A और B पे कितने के बराबर आएगा? नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड, दैट लिक्विड पे वर्क डन अगेंस्ट द प्रेशर होता है और एक बाय द प्रेशर होता है।
यहां पे लिक्विड एंटर करेगा बाय द प्रेशर और वहां जाएगा अगेंस्ट द प्रेशर। एक तो बाय द प्रेशर, तो ये होगा वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी और उधर होगा वर्क डन अगेंस्ट द प्रेशर एनर्जी। तो यहां हो गया वर्क डन बाय द लिक्विड और यहां हो गया वर्क डन ऑन द लिक्विड। अब नेट वर्क डन देख लेना है। क्या देख लेना है? नेट वर्क डन। इसको प्रेशर एनर्जी भी बोलते हैं। वो होती है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। क्या होती है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम भी देखना है तो आप ये भी कह सकते हो नेट वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। थोड़ा और आसान रहता है। क्या रहता है? थोड़ा और आसान रहता है। कितने के बराबर आएगा? P1 माइनस P2। वैसे वॉल्यूम साथ लगती है, मैंने उसको हटा दिया पहले से ही। इसको लिख दो कि W आया P1 माइनस से P2, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम A टू B, तो क्या आया? हाफ पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी ध्यान रहे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये वर्ड साथ चिपकाते चलिए। तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस से V1 स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी साथ में क्या चिपका दोगे? पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, पर यूनिट वॉल्यूम है तो रो जी एच, फाइनल माइनस इनिशियल, रो H2 माइनस H1 और जी को भी ले लिया कॉमन। क्लियर हो यहां तक की बात? अब नेट वर्क डन होता है टोटल चेंज इन एनर्जी। नेट वर्क डन क्या होगा? टोटल चेंज इन एनर्जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या आया था? P1 माइनस P2। ये आया था हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया था रो जी H2 माइनस रो जी H1। 1 वाले एक साइड रख लो, 2 वाले एक साइड रख लो। तो भाई देखो P1 ये इधर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा रो V1 स्क्वायर, ये इधर आके प्लस हो जाएगा रो जी H1, उधर जाके क्या हो गया? P2 प्लस क्या है? हाफ रो V2 स्क्वायर और प्लस क्या है? रो जी H2। तीनों का जोड़ 1 पोजीशन पे बराबर है तीनों का जोड़ 2 पोजीशन पे। तो यहां से एक बात तो बोल ही सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट P प्लस हाफ रो V स्क्वायर रो जी H क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो स्टेट एंड प्रूफ 5 नंबर में आ सकता है, बर्नौलीज थ्योरम। उम्मीद करूं समझ आ गया सबको, पक्की सी बात है।